अल्पाइन में आपका स्वागत है। आज का सेशन होने वाला है हाउ टू स्टडी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ सवाल थे कि सर सोशल साइंस मैं बहुत पढ़ता हूँ, सोशल साइंस मुझे रटना पड़ता है, पर क्या ऐसी कोई ट्रिक है जो सोशल साइंस ध्यान में रहे? क्या ऐसे कुछ उपाय है, इसके लिए कुछ जालिम उपाय है कि सोशल साइंस मेरे समझ में आए? क्योंकि टीचर तो पढ़ाते हैं, मुझे समझता नहीं है, बस मैं हाँ बोल देता हूँ, घर पे आता हूँ, मेरी डाइजेस्ट निकालता हूँ और मेरे डाइजेस्ट से जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो मैं रटता हूँ। पर यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि घर वाले को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, टीचर्स को लगता है पढ़ रहा है। पर व्हेन द एग्ज़ाम्स कम्स ना, जब एग्ज़ाम आती है तब मैं आई कम्प्लीटली ब्लैंक एट दैट टाइम, राइट। मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ, समझ में आता है कि आंसर कैसे लिखे, कहाँ से शुरुआत करें, क्या शुरुआत करें। सो आज का सेशन हम इसी से लेंगे, हाउ टू स्टडी फॉर SST, सोशल साइंस। व्हाट इज कॉल्ड SST? ये SST एक बार सबसे पहले गौर करके देखो कि ये जो SST है, सोशल साइंस जिसको बोला जाता है, व्हाट इज कॉल्ड SST, ये सोशल साइंस क्या है, तो आपको पता चलेगा। सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पता है ना। सोशल साइंस ये क्या है, आपके लिए एक सब्जेक्ट है। इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं सर? इसमें आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। गॉट इट? यहाँ तक ठीक है। पर आप क्या करते हो, आप हर एक सब्जेक्ट की स्टडी एक साथ करते हो। सबसे पहली गलती है आपकी, राइट। एक साथ मतलब सेम, हिस्ट्री का लिया डाइजेस्ट, रटवा दिया, खत्म। ज्योग्राफी लिया डाइजेस्ट, रटवा लिया, खत्म। सिविक्स डाइजेस्ट लिया, रट लिया, खत्म। इकोनॉमिक्स सेम वैसे। और इसकी वजह से आपको होता है कंफ्यूज। ये दिखता है सब्जेक्ट एक, पर एक्चुअली इसमें आपके टेक्स्ट बुक भी अलग अलग दिए हैं। हिस्ट्री का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है। हिस्ट्री में एक पार्ट किया है, बस वो छोटा सा 4-5 चैप्टर, 5-6 चैप्टर ऐड किए, सिविक्स नाम डाल दिया, खत्म। आप समझते ही नहीं हो कि सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। सबसे पहले डिमांड समझो, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हिस्ट्री कहना क्या चाहता है आपसे, एक बार समझो। अगर आप 9th में हो, CBSE में हो, तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। वाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन? क्या कहना चाहती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन? पॉलिटिक्स है ना। पॉलिटी में क्या है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन? इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है। क्या करना है? अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो वापस एक बार अंडरस्टैंड करके देखो, नहीं तो व्हाट विल हैपन पता है आपको? आपके पास साथ क्या होगा? आपके साथ वही होगा जो आज तक होता आ रहा है ना, कि सर एग्जाम के समय ब्लैंक हो जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सेशन आखिरी तक देखो, ये सेशन आपको बहुत काम में आने वाला है। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करो। कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हिस्ट्री में एक्चुअल में मुझे पढ़ना क्या है, ज्योग्राफी में एक्चुअल में मुझे पढ़ना क्या है, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में एक्चुअल मुझे पढ़ना क्या है। दूसरी बात आती है कि यू हैव टू सेट अ टाइम टेबल फॉर दिस। एक सेट बनाओ अच्छे से कि इस हफ्ते में मैं 2 हिस्ट्री के चैप्टर करूंगा और अच्छे से करूंगा। ठीक है, अब बताओ, यहाँ तक हो गया, आपने टाइम टेबल वगैरह सेट किए। अब आएंगे हम एक एक सब्जेक्ट पे। सबसे पहले आएंगे हम हिस्ट्री पे। सो ये जो हिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में लोग क्या कहना चाहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट पास्ट। ये तो आपको पता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। ये अगर समझाए तो आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। पर अभी प्रॉब्लम है कि पास्ट कैसे समझे। इतना बड़ा चैप्टर दिया है, 5-5, 6-6, 7-7 पेजेस का, और सर समझ में ही नहीं आता है क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो। हमारे टीचर भी वैसे ही है,
हमारे टीचर बस पढ़ते हैं, बोलते समझा है क्या, खत्म बात। उसका बैकग्राउंड एक बार देखो आप क्या है। अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ रहे हो, है ना, अगर आप रशियन रिवॉल्यूशन समझ रहे हो, आप इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको समझना है कि इंडियन ये जो इंडिया में क्रांति हुई है बड़ी बड़ी, इंडिया को फ्रीडम मिला है, इसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। इसीलिए हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, ऑल अबाउट फैक्ट्स। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवेंट्स, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पर्सनालिटीज, एंड हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, कोई बताएगा, एनालिसिस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज। सो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज, बस, ठीक है। सो यू हैव टू लिंक इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स लो, कोई भी इंडियन नेशनल मूवमेंट इवेंट्स हुआ है, इवेंट है ना। पर्सनालिटीज कौन कौन थी, भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, राइट। और उसके बाद आपको फैक्ट्स जमा करने कि क्या क्या एक्चुअल में क्या हुआ था, है ना। द what happened in the night of 14th of August, in the last night of 14th of August, what happened? अंग्रेज भारत से बाहर गए थे, right? So who was the last Britisher? Who was the last Britisher? Lord Mountbatten. Personalities है। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, अपना एक प्लान दिया था कि देखो ये हमने आज तक किया है इस इंडिया में, अभी आपको पूरा संभालना है, वी आर गोइंग इवेंट्स। सो इसलिए हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवेंट्स। तो एक बार वो इवेंट समझो, पर्सनालिटीज देखो, इवेंट्स में टाइम्स आते हैं, टाइम लाइन, इसमें आपको टाइम लाइन देखनी है, कौन से टाइम में क्या हुआ। आप क्या करते हो, आप एक पढ़ते हो, उसके बाद दूसरा पढ़ते हो, तीसरा पढ़ते हो, नो, क्रोनोलॉजिकली जाओ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, ऐसे ऐसे करते 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 क्रोनोलॉजी में जाओ। जब आप ये पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हिस्ट्री का आंसर लिखने का तरीका अलग होता है। हिस्ट्री का आंसर लिखने का तरीका मतलब यू हैव टू राइट एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, in the form of diagrams, in the form of pie charts, right, in the form of कुछ events और diagrams। तो आपका जो आंसर है वो आंसर 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहला आता है इंट्रो, इंट्रोडक्शन छोटा सा होना चाहिए। उसके बाद आती है बॉडी, आंसर की मेन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर। इफ यू आर राइटिंग एन आंसर लाइक हियर, आप यहाँ पे आंसर लिख रहे हो, ऐसा आपके पास पेज है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, यू आर राइटिंग एन आंसर। सो पहले जो समझो कोई भी, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसा आपके पास क्वेश्चन है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप कोई भी आंसर का इंट्रोडक्शन कीजिए, इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तभी समझ में आएगा ना कि कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या क्या हुए थे। तो सबसे पहले ये देखो व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझो, समझाओ 2 लाइन में कि कब हुआ था, 1789 में हुआ था, क्या हुआ था, इट वॉज द रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोनार्की, है ना। और इससे क्या क्या हुआ था, इक्वलिटी आई थी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी सोसाइटी में दी गई थी। हो गया, ये होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन शुड नॉट मोर देन 2 or 3 लाइन्स। आपका जो इंट्रोडक्शन है 2 से 3 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, उसके बाद आते हैं आपकी बॉडी। बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर, मेन पार्ट है आपके, बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर। क्या हुआ, ठीक है, ये जो बॉडी है आंसर की, ये क्या है, मेन पार्ट है। मेन पार्ट मतलब आप जो क्वेश्चन दिया है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वही आपको बताना है। हो सकता है कोई आपने डायग्राम निकाल दी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर थोड़ा सा सोचो आप, 360 डिग्री सोचो कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है,
हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? हिस्ट्री के वजह से, हिस्ट्री में क्या हुआ? अरे हिस्टोरिकल कैसे हो सकता है कि एक सोसाइटी तैयार हुई है पहले से, उस सोसाइटी में ऐसे ऐसे रूल्स थे, क्लर्जी ऐसे बर्ताव करेंगे, पीजेंट्स ऐसे बर्ताव करेंगे, फार्मर्स एंड आर्टिजन्स ऐसे बर्ताव करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस ये सब हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आ गई। इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? इकोनॉमिकल क्या थे? रीजंस क्या थे इकोनॉमिक? की टैक्सेस बहुत हो रहे थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या था? कि अब सब इक्वलिटी आ गई थी, अभी सबको इक्वल टैक्स पे करना है, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, है ना। अभी देखो इसके बाद आता है आपको कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या क्या थे कि मेन कॉन्सिक्वेंसेस तो थे, पर इसके साथ साथ बदलाव क्या हुए थे ये आपको बताना है। ऐसे लिखना होता है हिस्ट्री का आंसर। इसके बाद कोई भी सोशल साइंस अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आप जब लिखेंगे आंसर तो आप आंसर में कुछ डेट्स लिखेंगे, डेट्स, राइट। आप कुछ पर्सनालिटीज के नाम लिखेंगे, नेम्स, कुछ फैक्ट लिखेंगे, कुछ बड़े बड़े वर्ड आप लिखेंगे, है ना, जैसे फ्यूडलिज्म, राइट। तो इन वर्ड को, ये जो फैक्ट रहेंगी इसको हम कहेंगे कीवर्ड। क्या कहेंगे? कीवर्ड। ऐसा वर्ड, तो पहले आपको कीवर्ड समझना है कि आप आपके आंसर में कीवर्ड कौन सा डाल रहे हो। कीवर्ड का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जो पढ़ने से पूरा समझ में आए। कि फ्यूडलिज्म समझा, अरे ओके, इसको पता है, समझना आना चाहिए एक टीचर को कि इस बंदे को पता है सब कुछ। तो ऐसे जो कीवर्ड होते हैं, इस कीवर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। आप जिस पेन से लिखते हो उसी पेन से आपको अंडरलाइन करना है, ताकि जो आपका आंसर पढ़े उसको समझ में आए कि यार इस बंदे को सब कुछ पता है, फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ही विल गिव मार्क्स, ही विल गिव मार्क्स। समझ में आया? हिस्ट्री का ऐसे पढ़ना होता है। फिर आप समझो, नहीं समझा तो इवेंट्स देखो, क्रोनोलॉजी देखो, क्या कहना चाहता है वो देखो, और आपके शब्दों में वर्ड एनसीईआरटी के होने चाहिए और लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। समझो आप जो बता रहे हो, आपका जो फॉर्मूला, आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका होना चाहिए, पर वर्डिंग जो है, वर्डिंग आपके टेक्स्ट बुक की होनी चाहिए, भले एसएससी का स्टूडेंट हो या सीबीएसई का हो, कोई भी हो। अंडरस्टूड? चलो, हिस्ट्री हो गया। इसके बाद आएंगे हम ज्योग्राफी पे, कि हाउ टू स्टडी फॉर अ ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी में क्या होता है सर? ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डायग्राम। तो ज्योग्राफी में आपको डायग्राम्स अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई तो ऐसे समझो आपका पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अभी डायग्राम कौन सी होती है? कोई भी, आप कोई भी समझो। फोर मूवमेंट्स है, अर्थ की मूवमेंट हो रही है, राइट। अभी अर्थ की कौन सी मूवमेंट होती है बताओ? अबे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर में मूवमेंट तो हो रही है ना। तो अर्थ के इंटीरियर में जो मूवमेंट हो रही है, राइट, कुछ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स है, कुछ वर्टिकल मूवमेंट्स है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसके डायग्राम। चलो, अर्थ का आपको स्ट्रक्चर समझना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का इंटीरियर कैसा है? क्रस्ट है, मैंटल है, कोर है, खत्म। फिर आप देखो, क्रस्ट में एक कोर है, कोर कैसे बना है, मेंटल कैसे बना है, मेंटल के ऊपर अपर लेयर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, क्रस्ट, है ना। फिर ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अलग अलग डायग्राम्स, ऑल अबाउट डायग्राम्स। फिर ज्योग्राफी का आंसर आप जब लिखेंगे, अगर डायग्राम पॉसिबल है तो आप डायग्राम आपको निकालनी है, और अगर आपने डायग्राम निकाल के आंसर लिखा, यू विल गेट मार्क्स। Got it? You will get marks if you are writing a diagram, if you are putting a diagram in your answer, कोई भी हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर आपको समझो पूछा है, कोई भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि अरावली माउंटेन्स, नहीं तो
राइट एसएससी में चैप्टर है अपना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन पेनिनसुला, है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन पेनिनसुला. सो यू मस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज कॉल्ड पेनिनसुला, कि पेनिनसुला एग्जैक्ट होता क्या है, आपको समझाना है. राइट डाउन. Write down. Explain. इंडियन पेनिनसुला. कपड़ा कहाँ पड़ गया है? ठीक है. ठीक है. अभी आपको क्या करना है, ज्योग्राफी को मैं आंसर बता रहा हूँ कैसे लिखना होता है. आपको बताना है इंडियन पेनिनसुला. बाकी के बच्चे क्या करेंगे, लिखना चालू दर 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 दर. आप ऐसा नहीं करेंगे. आपको क्या करना है, जस्ट अच्छे से डायग्राम बनाओ, यहाँ पे लिखो एरो देके इंडियन पेनिनसुला. लिखो व्हाट इज कॉल्ड पेनिनसुला, द लैंड which is covered by water by its three sides called as पेनिनसुला. खत्म. इतना लिखो. इसके बाद इंडिया का पेनिनसुला ड्रॉ करो. जब आप ऐसे करेंगे ना, फर्स्ट इंप्रेशन, यू विल गेट मिनिमम 2 मार्क्स फॉर दिस. अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो इसी को आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. फिर आपका एक्सप्लेनेशन होगा. लिखो नीचे इंडियन पेनिनसुला, अंडरलाइन करो, डॉट करो. नंबर 1 लिखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. समझो आप, सातपुरा रेंजेस, अरावली रेंजेस, डेक्कन प्लेट्यू. ये क्या है, ये क्या है. बस हो गया आपके 10 पॉइंट. राइट ए शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट हो गई, विद डायग्राम हो गई. यू विल गेट फुल मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 फॉर दिस. वाई, बिकॉज यू आर पुटिंग ए डायग्राम. हमें समझ में आएगा कि यार बच्चों को पता है, मार्क्स दे दो. ठीक है. चलो अब आते हैं बारी सिविक्स और इकोनॉमिक्स की. इसमें इतना कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ना होता है. समझो आपको सिविक्स में कोई लॉ है, कोई रूल्स है, कोई आर्टिकल है. आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी. अगर आप कोई कीवर्ड्स सेम, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहे हो तो उसके पीछे अंडरलाइन करो एंड देन आप पढ़ो. ठीक है. ये हो गया आंसर राइटिंग का तरीका. अभी याद कैसे रखें, आप जो पढ़ेंगे उसका पहले आंसर बना लो, कि आपके पीछे के आपके पास जितने भी क्वेश्चन है उसका पहले आप आंसर बना लो. इसके बाद वो आंसर अच्छे से पढ़ो, फिर वो क्रोनोलॉजिकली याद करो, और उसके बाद वही आंसर्स आपको क्या करने हैं. अगर नहीं समझ रहे तो फिर थोड़े से लर्न करने हैं, समझने हैं, और 10 बार लिख के देखना है. ठीक है. अगर ये आप करेंगे तो आपके एसएसटी में मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. ठीक है.